हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम बचाओ। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 सीबीएसई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर नंबर 2। ये है एक शॉर्ट रिवीजन बिकॉज अभी एग्जाम आने वाला है, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर 2 का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है वो तीन तरीके के होते हैं, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। तो इन तीनों को भी समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट, क्लासिकल अप्रोच, न्यू क्लासिकल अप्रोच और कंटेम्प्ररी अप्रोच। उसके बाद हम साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी पढ़ेंगे। That's it. So let's get started. Okay, let's begin. Concept of management. Concept of management है वो तीन तरीके के होते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो सबसे पहले हम एक एक करके इनको समझेंगे कि इनके अंदर कौन से पॉइंट्स आते हैं, कि मैनेजमेंट ऑफ साइंस क्यों कहा जाता है, मैनेजमेंट एज अ आर्ट क्यों कहा जाता है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्यों कहा जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कहा गया है कि ये साइंस क्यों कहलाई गई है, ये आर्ट क्यों कहलाई गई है और ये प्रोफेशन क्यों कहलाया गया है। तो मैनेजमेंट जो है वो आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है, लेकिन कैसे होता है ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। सो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है मैनेजमेंट एज ए साइंस में, वो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या होती है? साइंस एक नॉलेज होती है, साइंस की बुक्स आती हैं जैसे आती, तो ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब जो हम पढ़ सकते हैं, बुक्स को पढ़ सकते हैं, तो पूरी एक जो प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो लिखी गई हैं, तो उनको रीड कर करके तभी तो वो साइंस कहलाती है। सो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब नॉलेज तुम गेन कर सकते हो उससे, मतलब उसको कुछ जाके निर्णय नहीं पड़ेगा। नॉलेज ऑलरेडी गाइडलाइंस दी रखी है, उनको पढ़ो। दैट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब जो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट है वो एक ही जगह अप्लाई नहीं होते हैं, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये अप्लाई हो सकते हैं, तो फिर इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी मतलब अप्लाई होना, यूनिवर्सल मतलब काफ़ी जगह, बहुत सारी जगह में, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये जो साइंस के जो रूल्स होते हैं ऐसे ही नहीं बने हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनते हैं, मतलब इनको काफ़ी सारे ट्राई एंड एरर किए जाते हैं, मतलब कि काफ़ी बार इसको चेक किया जाता है। जैसे कि अभी हमारा जो कोविड का जो वैक्सीन था वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे चेक किया जा रहा था, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स चेक किया गया, काफ़ी राउंड्स हुए। तो ऐसे ही साइंस होती है, साइंस का कोई भी रूल या फिर कोई भी प्रॉपर्टी होती है उसको चेक किया जाता है। तो ये साइंटिफिक इंक्वायरी है और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, ये प्रिंसिपल्स ऐसे ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। कॉज एंड इफेक्ट मतलब ये सिचुएशन होगी तो ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है, तो कॉज एंड इफेक्ट, लाइक ये कॉज होगा तो उसका ये इफेक्ट हो सकता है, तो उसी ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब वैलिडिटी मतलब तुम जितनी बार इसको ट्राई करोगे, जितनी बार तुम इनके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करोगे मैनेजमेंट के, वो उसका जवाब सेम ही रहता है, दैट इज वैलिडिटी। एंड प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब वो प्रिडिक्ट कर देते हैं कि अगर ये सिचुएशन हो रही है तो आगे जाके ये होने वाला है, तो इस तरीके के सोल्यूशंस आप अप्लाई करोगे तो इस सिचुएशन को आप अवॉइड कर सकते हो, तो दैट इज वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा, ये थे हमारे मैनेजमेंट एज अ साइंस, मतलब साइंस में ये सब चीज़ें आ जाती हैं और ये मैनेजमेंट में भी है, तो ये सारे पॉइंट इसीलिए वो साइंस कहलाई है, मैनेजमेंट एज अ साइंस कहलाए। फिर मैनेजमेंट एज अ आर्ट क्यों कहते हैं? क्यों क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, मतलब मैनेजमेंट में क्या है, कोई भी एक सोल्यूशन फिट फॉर ऑल नहीं होता, मतलब एक ही सोल्यूशन सब जगह अप्लाई नहीं कर सकते, तो थोड़े से मॉडिफिकेशन भी करने पड़ते हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी ज़रूरी है, जब तक तुम उसको अप्लाई नहीं करोगे। अब आर्ट क्या होती है? आर्ट क्या होता है, जब जितनी बार ड्राइंग करोगे उतनी बार इम्प्रूव करोगे, तो मैनेजमेंट के साथ भी यही है, जितनी बार अप्लाई करोगे, जितनी बार प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करोगे, उतनी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ती जाती है, तो दैट इज आर्ट। नेक्स्ट हमारा पर्सनल स्किल्स, हम आर्ट में अपनी क्रिएटिविटी डालते हैं, तो वैसे ही मैनेजमेंट में भी आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने पर्सनल स्किल्स डाल सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्रिएटिविटी है, ऑब्वियसली आर्ट इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, तो आप अपनी जो क्रिएटिविटी है वो भी उसमें ऐड करते हो। ठीक है। इम्प्रूवमेंट थ्रू पीपल, लाइक पीपल इन्वॉल्व होंगे तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस है, मैनेजमेंट का जो एप्लीकेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है जितना ज़्यादा, बिकॉज जो लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो उसके लिए बेटर सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट इज बोथ, इज मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड एज वेल एज आर्ट।
नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि मैंने लास्ट, अगर आपने मेरी चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके मेरी रिविजन वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी, और मेरे पेज पे जाके आप चेक कर सकते, मेरे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्यों है? सो प्रोफेशन क्या होता है? कोई भी प्रोफेशन होगा, डॉक्टर होगा, लॉयर होगा, या फिर कोई भी प्रोफेशन होगा, उसमें हमें स्पेशल सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। मतलब हमें किसी से सिस्टमैटिकली सीखना पड़ता है, एक प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है। डॉक्टर कोई ऐसे ही तो बन नहीं जाएगा, तो मैनेजमेंट प्रोफेशन बनने के लिए भी हमें एक सिस्टमैटिक पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसे कि हमारा एमबीए होता है, बीबीए होता है। सो ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमैटिकली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज। रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज क्या है? ऐसे ही किसी को भी नहीं पढ़ने को दे दिया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, एंट्री के लिए आपको मतलब अपने प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए आपको, तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री रहती है, हर कोई नहीं कर सकता, जो जो उसके लिए क्वालिफाइड होगा वही कर सकता है। सर्विस मोटिव होता है, मतलब हेल्प करना चाहते हैं और लाइवलीहुड कमाना चाहते हैं, सो दैट इज अ सर्विस मोटिव हमेशा रहता है प्रोफेशन में। डॉक्टर का सर्विस मोटिव क्या होता है? सर्व करना टू द पेशेंट। वैसे ही मैनेजमेंट का भी सर्विस मोटिव होता है टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द कस्टमर। रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन। रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन क्या है? कि जैसे कि एसोसिएशंस होती हैं, जैसे अब हम अभी एग्जांपल ले रहे थे डॉक्टर का, तो डॉक्टर की क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वैसे मैनेजमेंट की भी है इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो उससे एसोसिएट होना पड़ता है। एक जो बड़ी एसोसिएशन है वो बताएगी कि इस तरीके से कोर्स चलना चाहिए, ये चीज़ें इन लोगों को सीखनी चाहिए, ये इस चीज़ की मार्केट में डिमांड है, तो एक एसोसिएशन से भी जुड़े जाते हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो होते हैं वो एसोसिएशन के पार्टी होते हैं, वही बताती है कि किस तरीके का कैरिकुलम होगा, किसी तरीके की पढ़ाई होगी। तो ये रहता है रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, मतलब उस एसोसिएशन से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट होता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि आपको जो अपनी प्रैक्टिस करनी है वो एकदम ऑनेस्ट होनी चाहिए, आपको एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है करने का तरीका, आप कुछ भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। सो देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट्स एंड थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारे 3 तरीके के हमारी बुक में बताए गए हैं। क्लासिकल अप्रोच, न्यू क्लासिकल अप्रोच। न्यू क्लासिकल अप्रोच को बिहेवियरल अप्रोच भी कहते हैं, और कंटेम्प्रेरी अप्रोच। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि है क्या। सो ये चार्ट में हम समझेंगे। पहले सबसे पहले क्या था हमारा? जो पहले था वो हमारा प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज था, मतलब जब इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, तो फिर उस पर क्या ही कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। तो पहले प्री इंडस्ट्रियलाइज फेज था हमारा 80s में। फिर 90s में तो हमारे एडम स्मिथ थे, उन्होंने बताए हमें जो भी कॉन्सेप्ट्स थे पहले के प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, तो फिर क्लासिकल अप्रोच आया सबसे पहले 90 से लेकर 1930 तक, जिसमें हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी आ गया, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी आ गया। उसके बाद जो थिंकर्स थे हमारे, लाइक टेलर, फ्योल, और हमारे जो मैक्स वीबर थे, ये सब इन्होंने बताया। नेक्स्ट हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरी आई, वो हमारी 1930 से लेकर 1960 तक रही, जिसमें ह्यूमन रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में बताया गया। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट थिंकर्स के बारे में, जो कि हमारे एल्टन मायो थे, उन्होंने बताया। एंड और भी थे हमारे अब्राहम मैस्लो। और नेक्स्ट फिर हमारी जो कंटेम्प्रेरी, जो अभी लास्ट हम पढ़ेंगे, वो है हमारी 1960 से आगे तक जो पूरी रही, जो कि हमारी सिस्टम थ्योरी थी, उसमें कॉन्टीजेंट थ्योरी थी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच था, मैनेजमेंट थिंकर्स थे, और ये सारे हमारे राइटर्स हैं, पीटर डकर और एडवर्ड डीमिंग एंड पीटर एम सेज। सो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं हमारी क्लासिकल अप्रोच थ्योरी। इसमें हमारी आ जाती है सबसे पहले हमारी ब्यूरोक्रेसी थ्योरी आ गई है, ये मैक्स वेबर ने दी है, एंड ही इज अ जर्मन सोशलिस्ट। एंड इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, इन सब पे मतलब एनफोर्स किया था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एंड और लेकिन इनका जो ब्यूरोक्रेसी नाम से ही लग रहा है कि कुछ तानाशाही की बात हो रही है, तो ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही थी, मतलब जिस बॉस है वो बॉस दबाएगा हमारे एम्प्लॉयज को, तो ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही थी। तो इनकी जो थ्योरी थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज की गई कि बहुत ही इनफ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी थी, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं थी
ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते थे, जो है वही फॉलो करना पड़ेगा सब लोगों को, तो रिजिड थी। नेक्स्ट फिर आई हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि हमारे फेडरिक विंस्लो टेलर ने दी थी, जो कि 1856 से 1915 तक जिंदा थे। एंड नेक्स्ट उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ही इज ए अमेरिकन इंजीनियर, वो एक अमेरिकन इंजीनियर थे। और इनकी थ्योरी काफ़ी मतलब परफॉर्मिंग एनी जॉब, मतलब कोई भी ये साइंटिफिक बातों पे बात करते थे। एंड इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स ऑफ डिटरमाइनिंग द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग जॉब पे बात करी है। नेक्स्ट हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी थी, ये हमारी हेनरी फ्योल ने दी थी। ये एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी थी। ओके, लेट्स स्टडी अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो हमारी फेडरिक विंस्लो टेलर ने दी है, जो कि 1856 से लेकर 1950s तक थे। उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने एक इंडस्ट्री में काम किया था जिसका नाम था मिडविल स्टील वर्क्स, एंड ये बेसिकली यूएसए से थे। और बेसिकली इन्होंने बताया है कि शॉप फ्लोर लेवल पे जब काम करते हैं, नीचे वाले लेवल पे जब काम करते हैं, ये प्रिडिक्ट मतलब इनको इतनी अच्छी नॉलेज थी, ये मतलब देख लेते थे कहाँ पे वेस्टफुल चीज़ें हो रही हैं और राइट वे ऑफ मतलब वर्किंग क्या है। तो इनका कंट्रीब्यूशन इसमें रहा कि इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और साइंटिफिक स्टडीज करी अपनी हर जॉब में टू डिटरमाइन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब। सो इनके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो हमारे हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थम, मतलब इट्स बेस्ड ऑन साइंस, मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स पे बेस है, कोई रूल ऑफ थम नहीं है कि किसी ने कह दिया मानना ही मानना है, उसके पीछे कोई साइंस नहीं है। नहीं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, काफी सारे जॉब्स पे इसको ट्राई किया गया और मोस्ट इफेक्टिव वेज जो थे वो इन्होंने बताए, जिससे कि टाइम बच सके, रिड्यूस टाइम एंड सेव टाइम, रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटीज एंड सेव टाइम। नेक्स्ट हमारा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सो मतलब इन्होंने ध्यान दिया कि ओनर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों का ध्यान रखा जाए, सिर्फ एक एम्प्लॉयर पे ही नहीं फोकस कर रहे थे और ना ही सिर्फ एम्प्लॉयज पे फोकस कर रहे थे, दोनों में हार्मनी रहे, तो उसके हिसाब से सोल्यूशंस निकाले। नेक्स्ट हमारा था मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, मतलब मैक्सिमम आउटपुट आए अल्टीमेटली, सो दोनों तरीके से फायदा होगा, एम्प्लॉयज को भी फायदा होगा और एम्प्लॉयर को भी फायदा होगा। सो मैक्सिमम आउटपुट पे इनका फोकस रहा। नेक्स्ट जो है वो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, मतलब जो पर्सन है उसकी जो ग्रेटेस्ट परफॉर्मिंग एबिलिटी है उस तक उसको लाना, उसको इतना मोटिवेट करना कि वो अच्छे से काम करे, जिससे कि प्रॉस्पेरिटी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में और एम्प्लॉयर्स के बीच भी। नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब किसी एक के बारे में ना सोचा जाए, एज अ कॉर्पोरेशन, एज अ ग्रुप, सबके बारे में सोचा जाए, उस पर फोकस रहा। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन क्या था कि पहले जो लोग थे, टेलर ने मतलब इस कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन पे भी फोकस किया। तो पहले जो लोग थे वो बिलीव करते कि नहीं, बॉस है, बस बस दबाएगा और काम करवाएगा, अपना ऑर्डर्स देगा और हम उसको काम करेंगे। नहीं, बट मेंटल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, उनको रेवोल्यूट किया गया, जो उनकी सोच थी उसको चेंज किया गया कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपका भी फायदा होगा, इस तरीके के। तो तीन एस्पेक्ट्स रहे। ऑल एफर्ट्स फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मेजरली तो प्रोडक्टिविटी पे फोकस था कि प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव की जाए। क्रिएशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज किया गया और म्यूचुअल स्पिरिट उनमें इंक्रीज गई। इनकैलिनेशन एंड डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रॉब्लम, मतलब डेवलप करो सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स एंड साइंटिफिक सॉल्यूशंस ऑब्वियसली। सबसे पहले जो हमारी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है जो कि टेलर ने दी है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में हमारा बेसिकली उन्होंने बताया कि कितना टाइम लगता है एक काम को करने में जब इतने लोग करते हैं, और इतना टाइम लगता है जब ज्यादा लोग करते हैं। तो फिर इस चीज को स्टडी किया गया, अगर आपको जल्दी करना है तो आप ज्यादा लोग बुला सकते हो, सो दैट इज टाइम स्टडी। बेसिकली मोशन स्टडी में क्या था, मोशन स्टडी का बेस जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि एक्सेसिव जो मोशन होता है, मोशन मतलब मूवमेंट, मूवमेंट जो होता है किसी भी काम को करने के लिए, तो जो एक्सेसिव मूवमेंट है उसको रोका जाए, मतलब अगर पास में सामान रखा होगा तो उतना ज्यादा चल के नहीं जाना पड़ेगा। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस की जाए जिससे कि मोशन स्टडी की गई कि वेस्टफुल
मूवमेंट जो है उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए। मैथड स्टडी इज ऑल अबाउट व्हाट आर द बेस्ट मैथड टू परफॉर्मिंग अ टास्क, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मैथड अप्लाई करके देखो और जो बेस्ट मैथड है उसको यूज करो फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। फिटिज स्टडी ये था कि अगर इंसान थक जाता है तो उसकी जो जो कैपेबिलिटी होती है काम करने की वो कम हो जाती है। जैसे कि आप अगर 1 घंटे तक पढ़ते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आता है लाइक 40-50 मिनट्स के बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, बोर होने लगते हो। सो दैट इज प्रिटिज स्टडी ऑब्वियसली, कि एक टाइम के बाद दिमाग सोने लगता है, आलसी हो जाता है, काम धीरे करता है। तो फिर एक रेगुलर इंटरवल्स में जो जो एम्प्लॉयज हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनको रेस्ट दिया जाए और फिर से काम करवाया जाए। जैसे कि आप अगर 10 मिनट्स का रेस्ट लेके फिर वापस आते हो पानी वानी पी के, देन यू हैव द लाइक एनर्जी टू वर्क अगेन। सो वही है फिट स्टडी में भी, कि उनको जब वो थक जाए तो उनको थोड़ा रेस्ट दिया जाए बीच में, इससे वो ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मतलब स्टैंडर्डाइज किया जाए कि इस काम को इसी तरीके से किया जाएगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इस काम को करने की। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी किसी भी काम में तो उसको करने में दिक्कत आएगी, तो सिंपल किया जाए काम को, थोड़ा जो मतलब प्रोसेस है उसको सिंपल बनाया जाए। कि फंक्शनल फोरमैनशिप है, ये टू में डिवाइड हो जाता है, क्लासीफाई हो जाता है। एक प्लानिंग वर्क होता है और एक प्रोडक्शन वर्क होता है। सबसे पहले हम लोग प्लानिंग वर्क देखेंगे। प्लानिंग वर्क में हमारा रूट क्लर्क होता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होता है और शॉप डिसिप्लिनियर होता है। जो रूट क्लर्क होता है उसका काम होता है, मतलब क्लर्क क्या होता है, एक लोअर लेवल का स्टाफ, तो उसको क्लर्क एक स्टाफ है जिसको मतलब मैन्युअली काम करना ही पड़ेगा जाके फिजिकली। तो क्लर्क, रूट क्लर्क क्या होता है, वो रूट डिसाइड करता है कि इस तरीके से काम होगा, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस डिसाइड करता है, ये काम रूट, इस काम का रूट क्या है, तुम्हें ये करना है, फिर ये करना है, फिर आगे ये होगा, फिर आगे ये होगा। तो दैट इज रूट क्लर्क। वो रूट क्लर्क का काम होता है रूट डिसाइड करना, रास्ता। लेकिन रास्ता किसका, जाने का रास्ता नहीं, काम का रास्ता। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि किस तरीके से काम होगा, किस स्पीड में काम होगा, किन टेक्निक्स का यूज करना है, किन टूल्स का यूज करना है, ये सब हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बताएगा। नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये टाइम टेबल बनाते हैं, इतने टाइम में ये काम हो जाना चाहिए, ये टाइम बताएंगे और कॉस्ट बताएंगे, भैया इतना खर्च होगा, और ये टाइम का भी ध्यान रखते हैं, मेंटेन करते हैं कॉस्ट शीट, इतना खर्चा हो रहा है। शॉप डिसिप्लिनियर क्या है, डिसिप्लिन का ध्यान रखते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नजर रखते हैं और डील करते हैं। एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी में से कौन नहीं आ रहा है, डिसिप्लिन में है कि नहीं है। डिसिप्लिन क्या होता है, एब्सेंट हो गई, डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, ये हो गया वायलेशन ऑफ रूल, तो नहीं कोई कर रहा, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे हो गए प्रोडक्शन वर्क। प्रोडक्शन वर्क में भी हमारे फोरमैन होते हैं, फोर मतलब चार चार लोग नीचे। गैंग बॉस होता है, स्पीड बॉस होता है, रिपेयर बॉस होता है और इंस्पेक्टर होता है। तो जो हमारा गैंग बॉस है, ये कीप द मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर द ऑपरेशन। गैंग बॉस जो है ये मतलब ये गैंग है जो रेडी रखता है अपनी मशीन्स को और टूल्स को, मतलब औजार अपने निकाल लेता है, गैंग जैसे होती है ना उसी तरह से। सो मेंटेन करता है मशीन्स को और टूल्स को, तो टूल्स से याद रखना, औजार निकाल लो गैंग। सो नेक्स्ट हमारा स्पीड बॉस है। ये देखता है कि काम पे टाइम बॉस है, ये स्पीड का बॉस है, ध्यान रखना है कि टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस। ये क्या करता है, मशीन्स को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में पहले से ही रिपेयर करके रखता है, अगर कोई दिक्कत आ जाए तो भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंस्पेक्टर क्लर्क। इंस्पेक्टर बेसिकली क्या करता है, चेक करता है, मेंटेन करता है क्वालिटी ऑफ वर्क। डिफरेंशियल पे रेट सिस्टम जो है, इसमें मतलब जो वर्कर्स थे उनको डिवाइड किया गया एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स में। मतलब अगर कोई बहुत ही एफिशिएंट है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी और जो इनएफिशिएंट है उसको थोड़ी कम मिलेगी, मतलब उसको नॉर्मल सैलरी मिलेगी, लेकिन जो एफिशिएंट है उसको बढ़ के मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। सो ये था हमारा वेज डिफरेंशियल पे रेट सिस्टम, मतलब पे स्केल जो था वो डिफरेंट डिफरेंट था। जब F.W. टेलर थे, उन्होंने जो डेवलप किए थे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और हमारे हेनरी फ्यूल जो थे वो थे 1841 से लेकर 1920s तक। वो एक रेवोल्यूशनरी मैनेजरल थिंकर थे जो कि फ्रांस से थे। इन्होंने जो फ्यूल थे इन्होंने डेवलप किया था एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी विच बिगिन बाय classifying business operation into 6 major activities, that is technical, commercial, financial security, accounting and managerial. He was also the first practitioner to identify 5 major functions of management, that is planning, organizing, commanding, coordinating and controlling.
इन्होंने पहली बार बताया था, जो हमारे हेनरी फ्योल थे। और इन्होंने ही, जब भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड आएगा तो हमको हेनरी फ्योल याद रखना है, और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात आएगी तो फिर हमको टेलर याद रखना है। ओके, सो अब हम फ्योल के पढ़ने वाले हैं, फ्योल के प्रिंसिपल्स। सो फिर जो पहली बार जो ये प्रिंसिपल्स थे वो आए थे 1970s में, जो कि बुक थी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एंड जनरल। इस बुक में रखे गए थे, जिसका जो कि 1949 में इंग्लिश में हुई, ट्रांसलेट हुई, जिस बुक का नाम हुआ जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये सब एमसीक्यूज में आ सकते हैं, बुक का नाम बताओ ये सब। ओके, नेक्स्ट हमारे जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल्स हैं जो कि फ्योल ने दिए हैं हमारे। डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? इट्स बेसिकली डिवीजन कर देना वर्क का स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, मतलब स्पेशल जो जिस वर्क में स्पेशल है उससे ही वो काम कराना, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी को अथॉरिटी मिल रही है, मतलब आपको हक मिल रहा है किसी चीज़ का, आप हेड बॉय बन गए तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी, आपको उतना काम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या है? किसी भी काम को ओबे करो, अपनी रिस्पेक्ट करो रूल्स की, लीडरशिप की। यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड, जो जो कमांड है वो एक ही से आएगा, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। तो कमांड और ऑर्डर्स जो है वो एक ही सुपीरियर से मिलने चाहिए एम्प्लॉयज को, मतलब तीन तीन सुपीरियर्स अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो एक एम्प्लॉय किसको फॉलो करे, उसके लिए तो डाउटफुल हो जाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड होना जरूरी, एक ही बंदा कमांड करेगा। तीन तीन लोग एक ही एम्प्लॉय को ऑर्डर्स दे रहे हैं तो वो किसको फॉलो करे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए कि किस क्या काम करना है, मतलब ये काम करना है एक ही काम के पीछे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि सब लोग एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, मतलब वन हेड वन ग्रुप, मतलब एक ग्रुप के लिए एक ही जैसी सोच होनी चाहिए, सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। कोई डिफरेंट काम करने लग गया बीच में से तो फिर वो काम कैसे अचीव होगा। तो सब लोगों को एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए, एक ही गोल के लिए। नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में लोगों को कंफ्यूजन होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्ट कमांड क्या है कि ऊपर से नीचे आता है कि जो सुपीरियर है वो कमांड दे रहा है, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बेसिकली सबको एक जैसा काम करना चाहिए, एक जैसा सोचना चाहिए, जैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब जो सबके इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उनको एक जनरल इंटरेस्ट की तरफ ले जाना। नेक्स्ट है हमारा रिमोरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब प्रॉपर रिमोरेशन, मतलब सैलरीज मिलती रहनी चाहिए एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट ओके, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जो पावर, डिसीजन मेकिंग पावर है वो सेंटर के पास है ओनली, सो दैट इज सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि सेंट्रलाइजेशन को डिसेंट्रलाइज कर दिया, जो नीचे के एम्प्लॉयज है वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकते हैं, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। स्केलर चेन, स्केलर चेन जो होता है कि अगर किसी को भी हायरार्की, हायरार्की क्या होता है कि नीचे वाले लेवल पे जो एम्प्लॉय है उसको ऊपर वाले जो सुपीरियर लेवल का एम्प्लॉय है उस तक अपनी बात पहुंचानी है, तो पहले उसको अपने मैनेजर पे जाना पड़ेगा, फिर वो हेड मैनेजर पे जाएगा, वो वाला मैनेजर, नीचे जो एम्प्लॉय है वो नहीं जा सकता डायरेक्टली। तो अपनी बात पहुंचाने के लिए उनको 5 लेयर्स, मतलब 5 लोगों के पास जाना पड़ा, तब वो बात वहां तक पहुंची। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्केलर चेन। आपको स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ेगी, पहले एक स्टाफ के पास, फिर जो उससे सीनियर उसके पास जाएगी, फिर उससे सीनियर, फिर उससे सीनियर, फिर जो जिस तक बात पहुंचानी है उस तक पहुंचेगी। ओके, इसका एक तोड़ भी है जिसका नाम है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक में क्या होता है, अब जो वर्कर था वो डायरेक्टली सीईओ के पास चला गया कंप्लेन करने या फिर अपना सजेशन देने, दैट इज गैंग प्लैंक, डायरेक्टली चले जाना, तो स्केलर चेन को ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट हमारा ऑर्डर है। ऑर्डर में बेसिकली दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, लाइक हर चीज का ऑर्डर होना चाहिए, फिक्स प्लेस होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल एक्टिविटीज की, मतलब सभी के लिए एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, तो फिर ये एक ऑर्डर में चलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब एम्प्लॉयज चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बेसिकली क्या है कि एक जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉय है, उसको लंबे समय तक स्टेबल करके रखना। स्टेबल मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रोक के रखना, कई लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इसी के बारे में बात करता है कि आप कितने लंबे समय तक अपने एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी में रोक के रख पा रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसको काम आता है। अब नया स्टाफ आएगा तो उसको काम सिखाना पड़ेगा, तो इतने दिन वेस्ट हो जाएंगे। सो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में भी एक तरीके से हेल्प ही कर रहा है।
इनिशिएटिव, इनिशिएटिव क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को, मतलब एम्प्लॉय को कोई सोल्यूशन पता चला कि इसको काम करने का ये बेस्ट सोल्यूशन है, तो उन लोगों को मतलब मोटिवेट करना कि वो इनिशिएट लें और आगे आके बताएं कि हाँ ये भी करने का तरीका है इस काम को। सो दैट इज इनिशिएटिव। ई स्पिरिट दी कॉप्स, इसमें बेसिकली क्या बात होती है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब अगर आप साथ में हो, एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हो, टीम स्पिरिट की बात होती है, तो आप ज़्यादा अचीव कर सकते हो अपने किसी भी काम को। ओके, नेक्स्ट हमारे जो हैं वो नियो क्लासिकल अप्रोचेज हैं। ज़्यादा आपके में सिलेबस में इसमें है नहीं नियो क्लासिकल अप्रोच से, बेसिकली इसमें बताए गए हैं बेसिक, बस जो ओवरव्यू है वही बताया गया है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सो बेसिकली जो हमारे फादर ऑफ नियो क्लासिकल अप्रोच है वो है जॉर्ज एल्टन मायो, जो कि 80s से लेकर 1949 तक थे। और न्यू क्लासिकल अप्रोच जो था वो 1930 से आया था, मतलब पहले क्लासिकल अप्रोच आया था जिसकी दो थ्योरीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली, साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ लिया हमने, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया। अब हमारे न्यू क्लासिकल अप्रोचेज हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आई थी। हमारी हॉर्थोन एक्सपेरिमेंट इसमें आया था, अभी हमने ऊपर जो चार्ट पढ़ा था उसमें हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। दैट्स इट। एंड ये था हमारा एक लॉन्ग ही हो गया, शॉर्ट कुछ नहीं हुआ, पूरा एक लॉन्ग रिवीजन हो गया है। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, जैसे कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी ले ही आऊँ। एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आपका कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का क्लास ग्रुप है तो उसमें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। एंड comment below and tell me how you finding these videos, and like my video and subscribe my channel so that you will get more and more notification about the videos which I'm going to upload in the near future. And that's it. And if you want to take tuitions from me, मैंने लिंक नीचे हमारे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप वो गूगल फॉर्म भर के मुझे बता सकते हैं आप इंटरेस्टेड हैं मुझसे ट्यूशन्स लेने के लिए। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। सो जब भी मेरा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा फॉर सेकेंड टर्म, आई विल इन्फॉर्म यू, सो डू रजिस्टर देयर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।